सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की खबरों के साथ, जहां तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए आज स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सांसदों ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यसभा के अंदर विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया था। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ रहेंगे। इधर मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संसद के आज के हाल पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, संसद में आज भी हंगामा जारी रहा, काफी कुछ हुआ, मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। उधर आप आम आदमी पार्टी के सांसद सस्पेंड भी हुए। अब यहां से आगे किस तरह के आसार दिख रहे हैं? देखिए, दरअसल अब यहां से आगे मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा बिगड़ता दिख रहा है। किसी एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सहमत हो जाए, उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अगर पिछले दो सत्र के जैसे ये सत्र भी पूरे हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आज संसद की कार्रवाई को ही देखिए। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही 10:20 पर संसद भवन परिसर में जो गांधी जी की प्रतिमा है, उनके सामने विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन की तैयारी की थी। उससे ठीक 20 मिनट पहले सत्ता पक्ष पहुंच गया और संसद में बहुत ही कम ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहा हो। सत्ता पक्ष ने 10 बजे वहां पे गांधी मूर्ति के सामने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान में दलित महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। उसके तुरंत बाद विपक्षी पार्टियां वहां पहुंच गई। वो मणिपुर में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला उठाने लगी। जब मामला सदन तक पहुंचा, सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हालात जस के तस बने रहे। हंगामा वैसे ही होता रहा। बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और हंगामा इस कदर बढ़ गया, जैसा कि आपने कहा भी, कि आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह को बर्खास्त करना, सस्पेंड करना पड़ गया राज्यसभा के इस सत्र के लिए। लोकसभा में अमित शाह के आह्वान के बावजूद हंगामा जारी रहा और ये हंगामा इस वजह से हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। उसका मानना है कि सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि मणिपुर मामले पर बहस कराई जाए। और सरकार का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया सदन के भीतर तो एक तरीके से सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और सरकार अपनी गलती मान रही है, ऐसा संदेश जाएगा। इस वजह से सत्ता पक्ष भी ऐसा नहीं करना चाहती। इस वजह से मणिपुर के साथ साथ दूसरे राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात हो रही है, उसको भी अब जोर शोर से उठाने लगी है, सदन के बाहर, सदन के भीतर। और विपक्ष को पता है कि अगर इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो सिर्फ मणिपुर तक चर्चा नहीं होगी, चर्चा पश्चिम बंगाल पर होगी, चर्चा राजस्थान पर होगी। और जब राजस्थान पश्चिम बंगाल पर चर्चा होगी तो कहीं न कहीं चोट विपक्ष की सरकार जो वहां पर है उन
उनके ऊपर भी पहुंचेगी। इसलिए विपक्ष भी इस चीज को समझता है। यही वजह कि बार बार प्रधानमंत्री के भाषण के प्रधानमंत्री बयान दे इस बात पड़ी हुई है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि शायद प्रधानमंत्री उनकी बात को नहीं मानने वाले हैं। तो हर कोई अपने पक्ष को मजबूत करता हुआ दिख रहा है और इस मतभेद को सुलझाने की कोशिशें भी हुई। कल देर रात राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से कह दिया कि मामला बहुत संवेदनशील है, प्रधानमंत्री को पहले बयान देना ही होगा। उसके बाद दिन में प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह आपस में बैठक की रणनीति बनाए, लेकिन उस रणनीति के बाद इस दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कुछ सहमति बन पाएगी, इसका असर आज संसद के गलियारे के माहौल को देखकर तो नहीं लगता है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो संसद में गतिरोध जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं कि फिलहाल तो एक खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि यहां से चीजें थोड़ी और उलझती हुई दिखाई देंगी और उसके अपने अपने कारण हैं। तो संसद के अंदर और बाहर क्यों मचा है हंगामा और क्या है पूरी पॉलिटिक्स, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर संसद ठप, पॉलिटिक्स जारी, आज का आवाज अड्डा। इधर राजस्थान में एक अलग खलबली मची हुई है। राजस्थान विधानसभा में भी आज एक्शन देखने को मिला। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। गुड़ा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे और स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे। गुड़ा ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक भी नीचे कर दिया। धारीवाल गुड़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों में तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आए और रफीक और गुड़ा के बीच धक्का मुक्की तक हुई और फिर हाथापाई की भी नौबत आई। इसके बाद स्पीकर ने गुड़ा को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन के बाहर किया। विधानसभा के बाहर आकर गुड़ा रो भी पड़े। गुड़ा का कहना है कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के कई राज छुपे हैं। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। चलिए इस मुद्दे पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। तो भवानी, ये लाल डायरी का क्या चक्कर है, क्या राज है और क्या चुनाव के पहले की ये सारी चीजें हैं जो हमें और देखने को मिलेंगी? देखिए, पहले तो अभी मैं राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर खड़ा हूँ। राजेंद्र गुड़ा को अभी राजस्थान विधानसभा में सदन से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अब वो विधानसभा नहीं जा पाएंगे। तो ये एक बड़ा अभी एक्शन अपडेट है। दूसरी बात, जिस लाल डायरी की आप बात कर रहे हैं, लाल डायरी पर बवाल है, काफ़ी बड़ा मसला हो गया। राजस्थान के जो पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मसला है, क्योंकि सीधे इस लाल डायरी में जो आरोप है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर है। लाल डायरी का जो जिक्र है वो ये है कि जो राजेंद्र गुड़ा के मुताबिक 2020 में जुलाई में, जब आपको याद होगा कि जब गहलोत सरकार स्थिर हो गई थी, जब सचिन पायलट कुछ विधायकों को लेकर चले गए थे, मानेसर चले गए थे हरियाणा के, उस दौरान जयपुर की एक होटल के अंदर विधायकों को रखा गया था। उसी दौरान ईडी की रेड हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर, जो अभी आरटीडीसी के चेयरमैन है, वहाँ पर। उस दौरान जब उनके घर पर रेड हुई, उस दौरान जो राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें कहा था जब वो होटल में थे कि गुड़ा वहाँ पर एक ऐसी डायरी है, लाल डायरी, जो तुम्हें लेकर आनी वो ईडी के हाथ न लग जाए। जो दावा कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा कि वो काफ़ी रिस्क लेकर गए, क्योंकि सीआरपीएफ का घेराबंदी थी जो जहां रेड चल रही थी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे, और वहां पर रामलाल जाट, दो और मंत्रियों का भी जिक्र करें जिनको साथ लेकर गए, रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट, धीरज गुजरे, कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इन दोनों के साथ वो गए थे और वहाँ से छत से ऊपर चढ़कर वो गए थे। इस दौरान वो कह रहे हैं उनकी झड़प हुई सीआरपीएफ के जवानों के साथ में, और धर्मेंद्र राठौड़ के घर से ये वो लाल डायरी लेकर आए थे।
वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको कहा था कि इस लाल डायरी को जला दो, लेकिन मैंने उसके कुछ हिस्से अपने पास रख लिए थे, जलाए नहीं। उस लाल डायरी में वो कह रहे हैं कि ये जिक्र है पूरा का पूरा कि किस तरीके से राजस्थान में 2020 में जब अशोक गहलोत सरकार बची थी, कैसे बचाई गई थी, किनको कितने पैसे दिए गए थे, तमाम तरीके की डिटेल्स लेन देन है। जी, तो एक लाल डायरी अब एक राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल लेकर आई और ये चुनाव के ठीक पहले हो रहा है। तो देखते हैं अब यहां इसका इंपैक्ट कांग्रेस पर क्या आता है और विपक्ष इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाता है। बहुत शुक्रिया भवानी इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 3 घंटे यूसीसी पर और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि बैठक से पहले सीएम धामी ने मीडिया से भी बातचीत में कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कमेटी ड्राफ्ट भी सौंप देगी। आइए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज बिकवाली के साथ एक गिरावट देखी गई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरकर ही बंद हुए। सेंसेक्स 299 अंक गिरा और 66,385 पर जाकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 73 अंक गिरकर 19,672 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी आज 152 अंकों की गिरावट देखी गई और ये 45,923 पर जाकर टिका। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी, फार्मा, रियल्टी शेयरों में रही। वहीं एफएमसीजी, मेटल और बैंकिंग शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। वेलेंटीज एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि अभी आईटी सेक्टर पर वो अंडरवेट है, इसलिए आईटी में अभी तक खरीदारी की शुरुआत नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक लंबे समय के लिए बैंकों में निवेश कर सकते हैं। पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूँ हम लोग अंडरवेट है। हम लोग के पास आईटी स्टॉक्स है नहीं, क्योंकि उनका पूरा थीम रहा है कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। स्टॉक्स अभी काफी गिर चुके हैं, अंडर परफॉर्म हो चुके हैं, तो हम लोग के रडार पे आए हैं। पर अभी भी हम लोग 2-3 नेगेटिव न्यूज कुछ आए तो थोड़ा वैल्यूएशन हो नीचे आए तो फिर लेने की गुंजाइश है। पर अभी तक तो हम लोग आईटी को नहीं लिए हैं थोड़ा भी। तो हम लोग तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म बैंक्स अभी भी अच्छा लग रहा है। पर जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न आ गया उससे क्या, जैसे बोलते हैं इजी मनी तो बन गया है। तो हम लोग को रियल एस्टेट अच्छा लगता है, पर हम लोग खेलते हैं एंसिलरी के थ्रू रियल एस्टेट के, क्योंकि हम लोग का पूरा फिलॉसफी है उसमें थोड़ा डेट से डर लगता है हम लोग को। डेट कंपनीज में रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग पीएलआई स्कीम का फायदा उठा रही कंपनियों की जांच करेगा। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने कंपनियों से स्वदेशी उत्पादन पर रिपोर्ट मांगी है। सरकार को आशंका है कि कंपनियां कोर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, एक हमने पीएलआई के अंदर एक धांधली देखी ऑटो सेक्टर में, अब बात हो रही टेलीकॉम में, क्या है ये सब? देखिए, भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 साल पहले पीएलआई स्कीम लेकर के आई थी। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को 5 से 8% की इंसेंटिव देती है और अब तक कंपनियों ने 18,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन ऑलरेडी किया है। लेकिन सरकार को आशंका है कि जो कंपनियां इस प्रोडक्शन कर रही हैं, इसके कोर के अंदर जो चाइनीज कंपोनेंट है उनका इस्तेमाल करिए। तो सरकार ने कंपनियों से जानकारी मांगी है कि आप बताइए आप कितना % लोकलाइजेशन कर रहे हैं, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भारत के कंपोनेंट्स कितने % इस्तेमाल करते हैं। इतना नहीं, कंपनियों से ये भी कहा गया कि आप अपने वेंडर्स की लिस्ट को आप हमारे साथ साझा कीजिए और ये जानकारी कंपनियों को सरकार को 31 जुलाई तक उपलब्ध करानी पड़ेगी। एक बार ये सारी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगी तो सरकार देखेगी कि कहां से कोर्स करेक्शन किया जा सकता है। अगर ज्यादा कंपनियां जो कंपोनेंट चाइनीज उसका इस्तेमाल करें तो सरकार डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप इनका इस्तेमाल ना करें, साथ ही कंपनियों को पेनल्टी भी लगा सकती है। अब सारा डाटा जब सरकार के पास मिलेगा तो सरकार इसका किसी तरह का एक्शन करने के लिए तैयार होगी। जी शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि आज के कंज्यूमर अड्डा में हम क्या बातचीत करने वाले हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि प्रदूषण के चलते लोग 10 साल पहले बूढ़े हो रहे हैं, यानी उनकी उम्र जो है वो 10 साल कम हो रही है प्रदूषण के चलते, और वो 10-30 की उम्र में 40 के लग रहे हैं। क्या है प्रदूषण का बायोलॉजिकल एज कनेक्शन? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। पॉल्यूशन जवानी का दुश्मन।
ईपीएफओ अकाउंट के 6 करोड़ से ज्यादा होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सरकार ने पीएफ पर 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दे दी, यानी कि कुल 0.05% का इजाफा देखने को मिला है। ईपीएफओ ने आज इसका ऑर्डर जारी किया, यानी अब अगर आपको 1 लाख रुपए आपके जमा है तो इस पर आपको साल में 8,150 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। बता दें कि ईपीएफओ ने मार्च में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की सिफारिश की थी। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सेबी हेड ऑफिस पर हो रही है और सुनते हैं क्या बताया जा रहा है। The numbers themselves are small, again, so it's not so representative as a large sample base. But again, now you're seeing that the aging, etc. And I think my team has made a note to say that one item which was pending is now cleared. Similarly, in terms of the next slide is on the pendency of registration of applicants. So meaning not, so in this case, for instance, mutual funds, this means new mutual funds. This does not mean new schemes of old mutual funds, but new mutual funds. Here you would see that again, while pendency is down, the aging is not that dramatic. The underlying reason is usually in the area of two categories. One is that the net worth requirement of the applicant is not being met, or that it is awaiting approvals from some other regulator. These are typically the reasons which keep these items pending for a bit longer than any of us would like. We are hoping to work with the industry to try and find a solution to these issues as well, and perhaps some kind of in principle versus final approval may solve for that problem, so that they are clear that there is no uncertainty from our side, subject to their net worth compliance and approvals from other regulators. On the AIF side, again you'll see similar pattern, close to about 70 pending items 5 quarters ago, down to just over 40, and the aging dramatic improvement. Earlier there were as many as 40 items more than 3 months. There are now 0. REITs and WITs, again the numbers are small, but hopefully, as I said, some improvement in the aging. So to us, I think what all of this is really a manifestation of our desire and focus to make sure that capital formation happens at the speed that the market needs, and that we do not come in the way of that capital formation happening. In fact, we are facilitating this, and with this reduction in timelines and aging, we should be in a position to facilitate even faster growth of the markets. In continuation of the theme of time is money, we wanted to share some of these numbers with you because while each of these items in themselves has a very significant impact to the players, but when you aggregate it, it's even more interesting. So, and a lot of this is really driven by the technology. So, as we think about the market stack that we have in India and what it has facilitated, and just a handful of items that we put together for today shows us that as much as 3,500 crores of actual interest value. This is not the gross amount. This is the time value of money on a per annum basis. So 3,000